गुड मॉर्निंग। अपना चल रहा था मांग डिमांड का टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर बिहेवियर में, उपभोक्ता के व्यवहार में। तो अपनी बात हो गई थी कि मांग क्या होती है, मांग के कौन कौन से तत्व होते हैं। मांग में कुल 3 तत्व मुख्य होते हैं, डिजायर ऑफ गुड्स, पेइंग कैपेसिटी और विलिंग टू पे, यानी कि पे करने की इच्छा, क्रय शक्ति और खरीदने की इच्छा। ये तीनों चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो मांग का निर्माण होता है। इसके साथ साथ 2 बिंदु अपन ने और किए थे, वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, और उसके साथ एक बिंदु और लिया था जो था निश्चित समय, सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। एक सर्टेन ऑफ टाइम ऑफ पीरियड का यूज इसलिए किया जाता है कि मांग जो है वो एक सर्टेन ऑफ टाइम ऑफ पीरियड में मापी जाती है। अब बात करते हैं मांग के प्रकार की। मांग के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत मांग यानी कि इंडिविजुअल डिमांड, और दूसरा होता है बाजार मांग यानी कि मार्केट डिमांड। व्यक्तिगत मांग क्या होती है? व्यक्तिगत मांग के नाम से अपने को पता चल रहा है कि इंडिविजुअल किसको कहते हैं, इंडिविजुअल एक सिंगल व्यक्ति को कहते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन बनती है, क्या बनती है? एक निश्चित समय में किसी एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा व्यक्तिगत मांग कहलाती है। व्यक्तिगत मांग कहलाती है, यानी कि एक निश्चित समय पे और विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा, सिंगल कंज्यूमर के द्वारा जो मांगी जाने वाली मात्रा होती है उसको कहते हैं व्यक्तिगत मांग। बात करते हैं एक टेबल के द्वारा, प्राइस, ये प्राइस है 5, 10, 15, 20, और ए के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा, ए की क्वांटिटी, इसमें अपन लिखेंगे 20, 15, 13, 6। ये जो टेबल है ये व्यक्तिगत मांग को प्रस्तुत करती है। कौन सी मांग को प्रस्तुत करती है? व्यक्तिगत मांग को, यानी कि एक व्यक्ति की मांग को प्रस्तुत करती है। इसी के माध्यम से हम समझेंगे किसको? मार्केट डिमांड को। मार्केट डिमांड क्या होती है? इसी परिभाषा से कि एक निश्चित समय में विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा, अब यदि उसमें एक उपभोक्ता के अलावा 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 20 है, जितने भी एक मार्केट के अंदर जो उपभोक्ता है उन सभी उपभोक्ताओं के द्वारा एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर जो मांग मांगी जाएगी वो क्या हो जाएगी? बाजार मांग। क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड कहेंगे। इसके माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि ये जब एक है, ये पर्टिकुलर यदि एक कंज्यूमर की डिमांड को शो करता है तो यहां पे होती है व्यक्तिगत मांग। अब अपन क्या मानते हैं कि इसमें 3 टोटल कितने कंज्यूमर हैं? 3। ये है बी, ये है सी, ये है सी, और इसके बाद में अपने पास निकल के क्या आ जाएगी? एमडी। क्या निकल के आ जाएगी? एमडी, यानी कि मार्केट डिमांड। अब मान लो बी इस पे क्वांटिटी मांगता है 15, 10, 6, 3, ये इस पे मांगता है 18, 12, 9, 4। ठीक है, ये तीनों की क्या होगी? डिमांड होगी। तीनों की क्या होगी? डिमांड। अब तीनों का समेशन, यहां मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी, एमडी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए बी सी तीनों उपभोक्ताओं ने इन कीमतों पर जो कुछ मांगा है वो क्या निकल के आ जाएगी? मार्केट डिमांड। देखिए इसका टोटल करेंगे, 35 और 18 हो जाते हैं अपने 53, उसके बाद में 25 और 12 हो गए 37, ये हो गए 28, और ये हो गए 13। ये जो निकल के आई हैं 4 बिंदु, ये क्या है? मार्केट डिमांड है। क्या है? मार्केट डिमांड। क्या डेफिनेशन बन जाती है मार्केट डिमांड की? एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर
मांगी जाने वाली मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाती है। बाजार मांग कहलाती है। ये हो गई आपकी क्या, मार्केट डिमांड। देखिए जैसा अपन ने इसमें टेबल में जो समझा है वो का वो लिखा है, एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ता 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं, सभी ने विभिन्न कीमतों पर, ये विभिन्न कीमतें 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, इन चारों पर जो जो डिमांड की है उन सारी डिमांडों का जो टोटल निकल के आ रहा है, मात्राओं का योग, वो क्या होता है, बाजार मांग होती है। क्या होती है, बाजार मांग। ये यहां से क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। क्या क्वेश्चन आता है, बाजार मांग से आप क्या समझते हैं या व्यक्तिगत मांग से आप क्या समझते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर यदि व्यक्तिगत मांग है तो केवल ये इतनी टेबल बनाएंगे, और यदि बाजार मांग पूछता है तो डेफिनेशन लिखेंगे और उसके नीचे इसके द्वारा इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि ये मार्केट डिमांड का एक एग्जांपल है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ देखिए, अब अपना टॉपिक आता है आगे, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। देखिए मांग के नियम की उत्पत्ति जो होती है, मांग के नियम की उत्पत्ति कहां से होती है, मांग के नियम की उत्पत्ति अपन ने इसी चैप्टर में एक नियम पढ़ा था, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इस नियम की जो उत्पत्ति होती है, इस नियम की जो उत्पत्ति होती है वो होती है कहां से, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से। किस नियम से होती है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये अपन ने पढ़ा था इसको, यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है उसके द्वारा इस नियम की उत्पत्ति होती है। क्या कहता है, देखिए मांग का नियम, मांग का नियम कहता है अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें कौन कौन सी होती हैं, अन्य बातों में उपभोक्ता की रुचि आ जाएगी, फैशन आ जाएगा, मौसम, उपभोक्ता की आय, प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजों को अपने को इस नियम में क्या रखना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है, स्थिर रखना पड़ता है। अपन मान के ये चलते हैं कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो केवल अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी, तो उसकी मांग में कमी तथा यदि वस्तु की कीमत में, यदि वस्तु की कीमत में, वस्तु की कीमत में कमी होती है, कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि होती है। ये जनरली सामान्यतः मांग का नियम है। क्या कहता है, अन्य सभी बातें कांस्टेंट रहने पर, अन्य सभी बातें यदि स्थिर रहती हैं और यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में क्या होती है, कमी होती है। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, एक वस्तु लेते हैं एप्पल, सेब। तो सेब की कीमत यदि 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, कितने रुपए प्रति किलोग्राम, 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो उसकी मांग है वो 5 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम है, 5 किलोग्राम। माना कि उसकी कीमत बढ़कर 300 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है तो उसकी मांग घट जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड उसकी जो डिमांड है उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। 300 रुपए किलो होने पर उसकी जो मात्रा है मांगी जाने वाली वो 2 किलो 3 किलो जो भी है, लेकिन कम होगी। अब वही सेब यदि 100 रुपए की बजाय घटकर उसका मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है तो उसकी जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि वो 10 किलो 8 किलो 7 किलो यानी 5 किलो से कितनी भी ज्यादा मांग उसकी हो सकती है। और यदि कीमत बढ़ गई तो उसकी मांग है वो 5 किलो से कम हो जाएगी, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, 2 हो सकती है, अकॉर्डिंग टू इनकम ऑफ कंज्यूमर।
भाई जैसा कंज्यूमर की इनकम है वो स्थिर है, अब स्थिर है तो वो अपनी पूरी आय को सारी चीजों में खर्च करना चाहेगा, जो जो उसको आवश्यक है सारी चीजें उसको चाहिएगी, तो इसलिए वो क्या करेगा, जो महंगी वस्तु हो जाएगी उसकी मात्रा कम परचेज करेगा। तो कीमत बढ़ने से मांग कम होती है और कीमत घटने से मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये क्या है, मांग का नियम है। क्या है, मांग का नियम। किससे होती है उत्पत्ति, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। देखिए आगे चलते हैं, मांग वक्र क्या होता है, मांग वक्र, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, ऐसा वक्र जो किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा व वस्तु की कीमत के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, मांग वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, मांग वक्र कहलाता है। एक नंबर डेफिनेशन, ठीक है। और लिख देते हैं एक डेफिनेशन, एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण मांग वक्र कहलाता है। प्रस्तुतीकरण मांग वक्र कहलाता है, मांग वक्र कहलाता है। ये देखिए, ये दोनों डेफिनेशन मांग वक्र की है। क्या होता है मांग वक्र, ऐसा वक्र जो किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा और वस्तु की कीमत के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, क्या कहलाता है, मांग वक्र कहलाता है। दूसरी भाषा में अपन बात करना चाहें कि जो अपन एक्सप्लेन करके गए हैं कि एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा का रेखा चित्र के रूप से, यानी कि जो डेफिनेशन है उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो होता है वो डिमांड कर्व होता है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो होता है वो क्या होता है, मांग वक्र होता है। क्या होता है, मांग वक्र होता है। इट इज क्लियर। तो देखिए मांग का नियम हो गया। मांग का नियम किसे कहते हैं, इसकी एक बात होगी, मांग का नियम से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जाता है। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी, और वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है। ठीक है। अब मांग वक्र क्या होता है, मांग वक्र, अब देखिए इससे आगे अपन मांग वक्र कैसे बनता है इसकी बात करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मांग वक्र देखिए, मांग वक्र कैसा बनता है, देखो मांग वक्र यहां लिखेंगे कीमत, एक सारणी लेते हैं अपन, कीमत लेते हैं 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है। इधर देखिए यहां हम क्या लेंगे, वस्तु की मात्रा, यानी कि ये है क्वांटिटी और ये क्या है, प्राइस। ठीक है। यहां अपन लेते हैं 5, 4, 3, 2, 1, ये इसकी क्या है, मात्रा है, और पहले नंबर पे क्या है, प्राइस है। क्या है, प्राइस। किसके मध्य संबंध को बताएगा, ये जो डायग्राम बना रहे हैं, वस्तु की मांगी गई मात्रा और कीमत के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, जैसा कि अपन ने अभी इसकी परिभाषा में पढ़ा है। ओके। देखिए डायग्राम बनाते हैं, कैसा बनेगा मांग वक्र का। ये देखिए, ये यहां लेंगे अपन क्या, कीमत, सॉरी यहां लेंगे अपन मात्रा, और यहां लेंगे क्या, कीमत। क्या लेंगे, कीमत, यानी कि यहां लेंगे प्राइस
और यहां लेंगे क्या, क्वांटिटी। क्या लेंगे, क्वांटिटी ले ली। देखिए क्वांटिटी में अपने पास क्या है, एक बार 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां प्राइस लेंगे 5 10 15 20 25, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए इसका मांग वक्र खींचेंगे अपन। 5 रुपए जो प्राइस है, ठीक है। जब प्राइस 10 रुपए हुई तो इसकी मांग घट गई। और बढ़ी प्राइस और कम हो गई। और प्राइस बढ़ा देते हैं। और घट गई और प्राइस बढ़ी। ये देखिए, ये आपका क्या बन गया, मांग वक्र। ये देखिए, ये जो रेखा है ये डी डी, ये क्या है, डिमांड कर्व है। क्या है, डिमांड कर्व। क्या है, डिमांड कर्व। देखिए ये विभिन्न कीमतों पर हो रहा है ना, विभिन्न कीमतों पर निश्चित समय में मांगी जाने वाली मात्रा का रेखा चित्र द्वारा जो निरूपण अपन कर रहे हैं वो क्या है, मांग वक्र है। क्या है, मांग वक्र। क्या है, मांग वक्र। देखिए मांग वक्र, मांग वक्र वस्तु की कीमत व मांगी जाने वाली मात्रा, मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाता है। संबंध को दर्शाता है। ये लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछ लिया जाता है कि मांग वक्र है वो किस किस में संबंध को दर्शाता है। तो मांग वक्र है वो वस्तु की कीमत व मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य संबंध को क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, ये मांग वक्र हो गया आपका। अच्छा जी, अब एक बिंदु आता है मांग फलन। क्या आता है, मांग फलन। मांग फलन। अच्छा, मांग फलन जो है, देखो ये तो रेखा चित्रीय प्रदर्शन है और यही डेफिनेशन मांग फलन की होती है। क्या होती है, किसी वस्तु की कीमत व मांगी जाने वाली मात्रा, मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य संबंध को मांग फलन कहते हैं। संबंध को मांग फलन कहते हैं। मांग फलन कहते हैं। ये एक नंबर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, एक मांग फलन, मांग फलन किसी वस्तु की कीमत व मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य
संबंध को व्यक्त करता है। बात एक ही है, दोनों टाइप से आप इसको कैसे भी लिख सकते हो कि मांग फलन जो होता है वो किसी वस्तु की कीमत में मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य संबंध को क्या करता है, व्यक्त करता है। समझ में आ गई बात? तो देखिए ये होता है इसका फॉर्मूला, P इंटू क्यू, ये मांग फलन का फॉर्मूला है कि मांग फलन को कैसे व्यक्त किया जाता है। P इंटू क्यू के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। किसको? मांग फलन को, कि मांग फलन है वो कैसे दर्शाया जाता है। देखिए क्या होता है मांग फलन। मांग फलन होता है कि ये वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य संबंध को क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, ये इसका है मांग फलन का डायग्राम, मांग फलन और उसका फॉर्मूला, इक्वेशन क्या बनती है, Q इजिकल टू DP, Q इजिकल टू DP है, Q इजिकल टू D और P, ये मांग फलन है। Q इजिकल टू DP। सब्स्टिट्यूट गुड्स देखेंगे, कुछ वस्तुएं हैं अपने पास यहाँ पे इस चैप्टर में, उन वस्तुओं के प्रकार देखेंगे, क्योंकि अब मांग का जो टॉपिक है, डिमांड का जो टॉपिक है, उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे अपन किसके माध्यम से, इन वस्तुओं के माध्यम से। पहले अपने को इन वस्तुओं का पता होना जरूरी है। तो देखिए कौन सी वस्तु है, स्थानापन्न वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। स्थानापन्न, एक के स्थान पे दूसरा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। जब किसी वस्तु का प्रयोग किसी दूसरी वस्तु के स्थान पर उसी उद्देश्य से किया जाता है वह वस्तु स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। देखिए जैसे ही मैं एग्जांपल लिखूंगा आपके बहुत सी बात है वो क्लियर हो जाएगी। जैसे यहां हम बात करते हैं जूस और कोल्ड ड्रिंक्स, ये स्थानापन्न वस्तु हैं। गुड़ शक्कर स्थानापन्न वस्तुएं हैं। उसके बाद में अपन और वस्तुओं की यदि बात करें, चाय कॉफी, ये क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं हैं। स्थानापन्न कैसे हैं? देखिए जैसे अपने घर पे कोई मेहमान आया और मान लो कि जूस नहीं है या लेमन है वो नहीं लाए हुए हैं, नींबू नहीं लाए हुए हैं, अपन जूस नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे? अपन मार्केट से जाके कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग उस जूस की जगह कर सकते हैं। उसी उद्देश्य की पूर्ति होगी भाई। अपन आए हुए जो हमारा मेहमान है उसके स्वागत के लिए, उसकी आवभगत करने के लिए अपन उसे कुछ चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक्स जूस पिलाते हैं। तो यहाँ यदि जूस नहीं है तो उसकी जगह किसका प्रयोग हो सकता है? कोल्ड ड्रिंक्स। मान लो कि अपन दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, वहां कोल्ड ड्रिंक्स अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो अपन नींबू की शिकंजी का प्रयोग यानी कि उस जूस का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है? स्थानापन्न। एक की जगह दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है। गुड़ शक्कर की बात करें कि जिस प्रयोजन के लिए अपन गुड़ काम में लेते हैं उसी प्रयोजन के लिए अपन किसको प्रयोग में कर सकते हैं? शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं। चाय और कॉफी की बात करें कि मान लो कि अमूमन अपने राजस्थान संस्कृति की बात करें,
या हाँ राजस्थान संस्कृति की बात करें तो अपन क्या है कि कोई भी आए हुए मेहमान को अपन क्या है कि चाय पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? चाय। मान लो कि घर में चाय नहीं है, खत्म हो गई, लेकिन कॉफी का पैकेट लाया हुआ है, तो अपन चाय की जगह उसे क्या पिला सकते हैं? कॉफी पिला सकते हैं। और मान लो कि कॉफी नहीं है तो कॉफी की जगह क्या पिला सकते हैं? चाय पिला सकते हैं। देखिए अपवाद आपके दिमाग में बहुत उठ सकते हैं। अपवाद एक हिसाब हो तो कॉफी पीता ही नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है। कॉफी नहीं पीता वो बात अलग है, अपन उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि वो अगला चाय भी पीता है, कॉफी भी पीता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से किसी का प्रयोग वो कर सकता है। ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं कि जो नहीं पीते हैं, अपवाद स्वरूप नहीं पीता है, बात अलग है। लेकिन यहां अपन सामान्यतया बात कर रहे हैं कि सामान्यतः ऐसा होता है होगा कि चाय की जगह अपन कॉफी और कॉफी की जगह किसका प्रयोग कर सकते हैं? चाय का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? ये होती है क्या? स्थानापन्न वस्तुएं। क्या होती है? स्थानापन्न वस्तुएं। तो देखिए इस पे कीमत प्रभाव क्या कहते हैं? कीमत प्रभाव, स्थानापन्न वस्तु का कीमत प्रभाव क्या कहता है? जब एक स्थानापन्न वस्तु, जब एक स्थानापन्न वस्तु, जब एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग में, स्थानापन्न वस्तु की मांग में, स्थानापन्न वस्तु की मांग में भी वृद्धि होगी, भी वृद्धि होगी। कैसे होगी? देखिए यदि चाय की कीमत में, यदि चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो कॉफी की मांग में वृद्धि होगी, कॉफी की मांग में भी वृद्धि होगी। ये सही है या गलत है, इस चीज को अपन देखते हैं। देखिए कैसे होगी। मान लो कि चाय है ये और ये है कॉफी, एक चाय है और एक कॉफी है। मान लो कि चाय मिलती है 400 रुपए किलो और कॉफी के भाव है वो कितने रुपए किलो है? 1000 रुपए किलो। ये जनरली एक सिचुएशन अपन क्रिएट कर रहे हैं कि चाय की कीमत है वो 400 रुपए प्रति किलोग्राम है और कॉफी की जो कीमत है वो 1000 रुपए प्रति किलोग्राम है। एग्जाम्पल में अपन ये कह रहे हैं कि एक की कीमत बढ़ेगी, यानी कि अपन ने नीचे एग्जाम्पल में लिखा है चाय की कीमत। मान लो कि चाय की कीमत है वो क्या हुई? इंक्रीज। क्या हुई? इंक्रीज। कहां तक इंक्रीज हुई? 650। कितने रुपए हो गई बढ़कर? 650 रुपीज हो गई। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो लोग इस कीमत में कॉफी को नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, कॉफी को नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, या जिनकी आय औसत से ज्यादा है, वो लोग क्या करेंगे, जब ये डिफरेंस कम हो गया तो वो लोग इसका सब्स्टिट्यूट यानी कि कॉफी का प्रयोग चाय की जगह किसका प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई अब तो ज्यादा अंतर तो है ही नहीं, अब तो चाय और कॉफी में थोड़ा सा ही अंतर बचा है। तो कुछ लोग क्या कर देते हैं, कॉफी के प्रयोग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो इस सिचुएशन में चाय की कीमत में वृद्धि होने पर कॉफी की मांग में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जब चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो कॉफी की मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कॉफी की मांग क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। किस स्थिति में? स्थानापन्न वस्तु की स्थिति में, कि किसी एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अच्छा, स्थानापन्न वस्तु के संबंध में, स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में, स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में वस्तु की कीमत व मांग में धनात्मक संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है। धनात्मक संबंध पाया जाता है। देखिए कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है। ये बात क्लियर है?
देखिए ये स्टार लगा के इसलिए लिखा है कि इंपॉर्टेंट है कि स्थानापन्न वस्तु के संबंध में आपको पूछ ले कि मांग और वस्तु की कीमत में कैसा संबंध पाया जाता है, तो मांग और वस्तु की कीमत में स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में कैसा संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। कैसा रिलेशन पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। ओके, अच्छा, चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो कॉफी की मांग में क्या होती है, वृद्धि। यहां लिखा है एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि तो दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इट इज क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, पूरक वस्तुओं की। दूसरा प्रकार है पूरक वस्तुएं। क्या है, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की एक डेफिनेशन अपन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, अब बात समझ में आ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो किसे कहते हैं, जिन वस्तुओं का प्रयोग साथ साथ किया जा सकता है, किया जाता है या दूसरी पूरक वस्तु के बिना एक का प्रयोग किया जाना संभव न हो, पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं, पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं, है ना, जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है या दूसरी पूरक वस्तु के बिना एक का प्रयोग संभव नहीं हो, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, पूरक वस्तु। जैसे पेट्रोल और बाइक। दूसरा की और लॉक। तीसरा सॉक्स और शू। चौथा स्याही और पेन। ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। देखिए यहाँ आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट हो सकते हैं साहब, आजकल इलेक्ट्रॉनिक आती है, ठीक है, फिर गाड़ियां डीजल की भी आती हैं, लेकिन अपन वो बात कर रहे हैं जो बिल्कुल एकदम जनरली सामान्यतया जो लागू होती है कि बिना पेट्रोल के बाइक का प्रयोग संभव नहीं है। ऐसे तो कोई ये भी कह देगा कि साहब किरोसिन से भी तो चलती है बाइक, तो किरोसिन डाल के भी चला सकते हैं हम। बहुत सारे विकल्प होते हैं, विकल्पों की अपने को बात नहीं करनी है, जो जनरली है वो बात करेंगे कि बिना पेट्रोल के बाइक का प्रयोग संभव नहीं है, यानी कि दोनों का प्रयोग कैसे किया जाएगा, साथ साथ। बिना चाबी के ताले का कोई उपयोग नहीं है, बिना चाबी के, बिना की के लॉक का कोई उपयोग नहीं है, की और लॉक का प्रयोग साथ साथ किया जाएगा। यहाँ बिना जुराब के जूते का कोई प्रयोग नहीं है। हालांकि देखो नया नया ट्रेंड फैशन है, बिना जुराब भी पहन लेते हैं, वो एक अलग इशू है, बल्कि बिना जुराब है वो जूते का उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि इनका उपयोग साथ किया जाता है। बिना स्याही के पेन का कोई औचित्य नहीं है, बिना स्याही है वो पेन कोई उपयोग का नहीं है, यानी कि स्याही और पेन है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दोनों का प्रयोग कैसे किया जाएगा, साथ साथ किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, साथ साथ किया जाएगा। बात समझ में आई, यस। अब देखिए इसके ऊपर कीमत प्रभाव देखते हैं, क्या है कीमत प्रभाव देखते हैं। इसके ऊपर कीमत प्रभाव देखेंगे तो एक पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, एक पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी पूरक वस्तु की मांग
मांग में कमी हो जाती है, कमी होती है। इसके अलावा कीमत में कमी होने पर विपरीत स्थिति यानी कि सेम अपन लिख सकते हैं इसको पूरी बात को कि कीमत यदि कम हो जाएगी तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो दूसरी पूरक वस्तु है उसकी मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यदि पेट्रोल के प्राइस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो बाइक की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट इज क्लियर। देखिए पूरक वस्तुओं के संबंध में एक पूरक वस्तु की कीमत व मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन, विपरीत नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। ऋणात्मक संबंध पाया जाता है यानी एक कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। इट इज क्लियर। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे के वीडियो में अपन देखेंगे कि पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु में क्या अंतर है। पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु में क्या अंतर है, यानी कि स्थिति यहाँ क्लियर हो गई। फिर भी अपन इसका क्वेश्चन आता है पूरक और स्थानापन्न वस्तु में अंतर बताइए, तो अपन तरीके से कैसे अंतर करेंगे, अंतर का आधार वगैरह लिख के। तो अगला पॉइंट लेंगे अपन पूरक और स्थानापन्न वस्तुओं में अंतर, और उसके बाद में सामान्य वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं या जिनको निम्न स्तरीय वस्तुएं कहते हैं, उनके बारे में भी अपन इसमें चर्चा करेंगे। क्लियर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। थैंक यू।